नमस्कार, स्वागत है आज के इस ऑनलाइन क्लासेज में। मैं महेंद्र बाना आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान के चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक, जिसका नाम है सदिशों का निरूपण। और सदिशों के निरूपण में हम लोग आज बात करेंगे विस्थापन, वेग और त्वरण के निरूपण की, या रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स की बात करेंगे। और उसमें अपन बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन की। चलो अपन बात करते हैं आज के टॉपिक की। तो मैंने टॉपिक पहले लिख रखा है, द्विविमीय गति में कण के विस्थापन, वेग व त्वरण का सदिश निरूपण, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, जिसमें सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं विस्थापन की। एक बात आती है द्विविमीय। द्विविमीय का मतलब अगर समतल में कोई गति हो, समतल का मतलब प्लेन, जिसमें हो सकता है एक्स वाई तल हो, अगर उसमें किसी भी पार्टिकल का मोशन हो, डिस्प्लेसमेंट हो, एक्सीलरेशन हो, तो वो सारा का सारा द्विविमीय ही कहलाएगा, 2 डायमेंशनली कहलाएगा। तो अपन बात करेंगे आज पहले विस्थापन की, डिस्प्लेसमेंट की। तो क्या है डिस्प्लेसमेंट में? अपन कंसीडर कर सकते हैं कि माना कोई पिंड t1 समय पर बिंदु Q पर है, वह t2 समय पर बिंदु P पर है। ठीक है, दो बिंदुओं पर है, पहली स्थिति में Q1 बिंदु पर, दूसरे पर P बिंदु पर। वह इनके स्थिति सदिश R1 व R2 है। ठीक है, let we consider that at t1 time a particle is at point Q and at t2 time interval या time it is at P point। हो सकता है पहले P बोल दो, बाद में Q बोल दो। and their position vectors are R1 and R2। ठीक है, एज शोन इन फिगर, जैसे चित्रानुसार अपन देखते हैं। ये अपने पास एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, निर्देश तंत्र है। ये x दिशा है, ये y दिशा है, ये इसका मूल बिंदु है। t1 टाइम पर कोई पार्टिकल, कोई बिंदु यहाँ पर है, मान सकते हो उड़ता हुआ पंछी हो, एरोप्लेन हो सकता है, रॉकेट हो सकता है। t1 टाइम पर इसकी पोजीशन क्या है? Q बिंदु, और हम यहाँ पर बैठे हैं। ऑब्जर्वर कहाँ पर है? O पर। तो इस ऑब्जर्वर से इसकी पोजीशन वेक्टर, जिसको अपन बोलते हैं या स्थिति बोलते हैं, वो कितनी है? R1 है। किस टाइम पर? t1 टाइम पर। नेक्स्ट t2 टाइम पर इसका पोजीशन वेक्टर चला जाता है R2 पर, यहाँ आ जाता है ये पार्टिकल पॉइंट P पर। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं बच्चों, हो सकता है इनको इंटरचेंज कर सकते हो, पॉइंट रिप्रेजेंट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। Q पॉइंट के पोजीशन वेक्टर क्या होंगे? R1 है, तो मैं कह सकता हूँ इस Q पॉइंट पर इसके पोजीशन वेक्टर होंगे x1 y1, ये कोऑर्डिनेट कहलाएंगे। इसी प्रकार इसकी भी x डायरेक्शन में डिस्टेंस x2 और y डायरेक्शन में y2। ये x2 का मतलब है x दिशा में इस P पॉइंट का डिस्टेंस या सेपरेशन, और y2 का मतलब है P पॉइंट का y डायरेक्शन में डिस्टेंस, यहाँ से ये डिस्टेंस, ये हाइट। ठीक है,
तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ Q से P तक का, तो अपन कह सकते हैं कोई भी एक ट्रायंगल लो बना सकते हो आप, ये बना सकते हो R1 से R2 की ओर और R2 का अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो आपको पता होगा ये जो मान है Q से P, तो अपन कहेंगे विस्थापन डेल्टा R इज इक्वल टू QP है। ये जो मान है ना बच्चों, ये डेल्टा R का है। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं डेल्टा R प्लस R जो होगा वो वेक्टर R1 R2 के बराबर होगा। R1 के साथ डेल्टा R जोड़ो तो रिजल्टेंट क्या होगा R2, या R2 के साथ डेल्टा R जोड़ोगे तो रिजल्टेंट क्या होगा R1। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि डेल्टा R बराबर वेक्टर R2 माइनस R1। तो ये विस्थापन सदिश कहलाता है। क्या कहलाता है? विस्थापन सदिश, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब और सुनो बच्चों, अब R1 R2 का मान अगर अपने को पता चल जाए कि R1 R2 के मान क्या है, तो अपन आसानी से इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। कैसा है R1 का मान? देखो, सिंस R1 का मान तो है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अब x में भी x1 है, इसका भी y1 है। पहले वाले के पोजीशन वेक्टर या कोऑर्डिनेट कितने हैं? x1 और y1। एंड और R2 का जो मान है वो है x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप। तो क्या वैल्यू आ जाएगी प्यारे विद्यार्थियों विस्थापन सदिश की? विस्थापन सदिश डेल्टा R बराबर क्या आ जाएगी? इसकी जगह क्या आ जाएगा? R2 की जगह x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप माइनस x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप। लिख सकते हो ऐसे। नाउ आई कैप के पास में लिखो, एडिशन लो, आप जानते हो। ये दोनों पास पास लिखोगे तो x2 माइनस x1 इंटू आई कैप प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे कैप। ये मान आ गया वेक्टर डेल्टा R का। इसको आप क्या लिख सकते हो? डेल्टा एक्स आई कैप। इसको क्या लिख सकते हो? डेल्टा वाई जे कैप। तो विस्थापन सदिश का मान या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मान हमारे पास ये आ गया प्यारे विद्यार्थियों। अब आप कह दो इसका परिमाण क्या होगा? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। अगर कहीं ऐसा लिखा जाए तो भी सही है, वेक्टर साइन आते ही आई जे के हट जाएंगे, क्योंकि किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए उसका एम्पलीट्यूड और यूनिट वेक्टर साथ में होना जरूरी है। अभी R का जो टोटल मैग्नीट्यूड डिटरमाइन करें तो मोड ऑफ डेल्टा R अगर देखोगे तो वो होगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, डेल्टा x का स्क्वायर प्लस डेल्टा y का स्क्वायर। ये भी सही बात है। ठीक है, इसी डायग्राम को आप इसके संदर्भ में लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे? इसके जस्ट नीचे लिख सकते हो। ये डेल्टा एक्स वेक्टर
और इसके परपेंडिकुलर इधर इस डायरेक्शन में कौन सा होगा, डेल्टा वाई वेक्टर। इन दोनों के बीच एंगल कितना बन रहा है, इन दोनों के बीच एंगल थीटा। आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो इनका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, डेल्टा। आपको पता है वेक्टर ए, वेक्टर बी और इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर सी। सी की जगह क्या है, डेल्टा आर। ए की जगह क्या है, डेल्टा एक्स। इसकी जगह क्या है, डेल्टा वाई। इस प्रकार से आप ये डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, परिमाण निकाल सकते हो, वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो इसको। अगर आपको अलग अलग वैल्यू दी हुई हो तो सब्ट्रैक्शन में लिख सकते हो। उसके अलावा भी आपको आई जे के फॉर्म में लिखा हो तो ऐसा आप लिख सकते हो। न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तब और ज़्यादा क्लियर होगा, अभी इतना लिखें। अब आ जाएंगे वेलोसिटी के बारे में। अब डिस्प्लेसमेंट का आपको पता चल गया, ये भी फॉर्मूला सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखते हैं वेलोसिटी, वेग। वेग का जो घटक है या वियोजन है कैसे करते हैं देखते हैं। देखो बच्चों, वेग, वेलोसिटी, आपको पता है वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो अपन कह सकते हैं कि डेल्टा टी बराबर T2 माइनस T1 समय अंतराल या समय अंतराल में डेल्टा आर विस्थापन तय होता हो तो वेग इफ डेल्टा टी T2 माइनस T1 is time interval and डेल्टा आर जिसका मान आपको पता है ये है, is displacement, then velocity, वो भी कौन सी, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी v इज इक्वल टू आएगा डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। राइट डाउन। इसको भी आप कैसे लिख सकते हो, R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1। कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है बच्चों कि इसकी एवरेज वेलोसिटी डिटरमाइन करो, औसत वेग ज्ञात करो। इसको क्या बोलेंगे, औसत वेग, और तात्क्षणिक वेग भी ज्ञात करो। दोनों चीज़ आ जाती है। और R1 R2 के मान, T1 T2 के मान दिए होते हैं, तो आप पहले एवरेज भी निकाल सकते हो और तात्क्षणिक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी डिटरमाइन कर सकते हो। कैसे करेंगे चलो देखते हैं। अब अपन कह दें कि इफ डेल्टा टी टेंड्स टू 0 हो, या फिर v इज इक्वल टू, इसको अपन ये भी लिख सकते हैं एक्स आई कैफ माइनस वाई जे कैफ अपॉन T2 माइनस T1। ये भी सही है, ठीक है। वो भी अगर ये डेल्टा आर है तो अपने को पता है एक्स एक्स में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डेल्टा एक्स, वाई एक्स में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डेल्टा वाई। तो डेल्टा एक्स आई कैफ और माइनस डेल्टा वाई जे कैप, ये भी सही बात है। आप इस प्रकार भी आप इसको लिख सकते हो। या फिर इन दोनों का डिस्प्लेसमेंट से अपने को पता है कि डेल्टा आर का जो मान है वो डेल्टा आई एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप भी सही है।
किसी प्रकार से अगर इनका एक क्वेश्चन में वैल्यू दी हुई हो तो आप डिटरमाइन ये कर सकते हो। यानी कि डेल्टा आर का मान ये भी है, एक्स और वाई का अलग अलग मान दे के, यानी एक्स का मान R2 के रेस्पेक्ट में दे दिया और वाई का मान R1 के रेस्पेक्ट में दे दिया, तो भी ये मान सही है। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पर। अगर एक्स वाई का मान दिया हो या डेल्टा एक्स डेल्टा वाई का मान दिया हो तो इस प्रकार भी आप रिटर्न कर सकते हो। नीचे वाला लाइन में अपन लिख सकते हैं, इफ़, ये कौन सी वेलोसिटी थी, एवरेज, इफ़ डेल्टा टी टेंड्स टू 0 हो देन, तब यदि डेल्टा टी टेंड्स टू 0 हो तो वेलोसिटी v इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, क्या आ जाएगा आपको पता है, ये किस में बदल जाएगा, डिफ्रेंशिएशन में, डी आर अपॉन डी टी। ये एक प्रकार से डिफ्रेंशिएशन की फॉर्मेशन बन गई। इसी को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों। सिंस आपको ये पता है औसत वेग में, औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी, v का जो मान है डेल्टा आर बटा डेल्टा टी है, या डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप अपॉन डेल्टा टी भी कह सकते हो। T2 माइनस T1 को क्या बोल सकते हो, इसको क्या बोल सकते हो, डेल्टा टी। तो डेल्टा एक्स आई कैप अपॉन डेल्टा टी कह सकते हो, प्लस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी जे कैप भी कह सकते हो। इसका मतलब v का मान जो है ना, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। अब वी एक्स क्या है आपको पता रहना चाहिए, वी एक्स आई कैप जो है उसका मतलब है डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी आई कैप, वो भी एवरेज में है बच्चों, तो याद रखो एवरेज को ऐसे लिखो, ये जो साइन है ना ऐसा, ये एवरेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, जे कैप। एवरेज वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू एक्स आई कैप। तो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी जो है, औसत वेग जो है, उसको ये साइन है, ये औसत को रिप्रेजेंट कर रहा है। दोनों साइड में वी शेप जो लिखी है ये एवरेज को रिप्रेजेंट करता है, इसका मान ये। और एवरेज वेलोसिटी ऑफ वी वाई जे कैप, इसका मान क्या आएगा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी जे कैप। तो औसत वेग का भी सूत्र पता चला, तात्क्षणिक वेग का भी आपको पता चला। इंस्टेंटेनियस में एक क्वेश्चन और नीचे और देखो, स्पीड ये लिखते जाओ आप फटाफट कंटिन्यूस। इसके तुरंत बाद वापस ये लिख सकते हो, फिर वापस ये चीज़ और लिख दो, तात्क्षणिक वेग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v इज इक्वल टू क्या है, डी आर अपॉन डी टी। आर का मान आपको पता है क्या है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो इस कंडीशन में भी डी एक्स अपॉन डी टी आई कैप, डी वाई अपॉन डी टी जे कैप, ये भी हो सकता है। कहने का मतलब अगर आपके पास एवरेज निकालना हो तो डेल्टा एक्स का मान हो गया x2 माइनस x1, दोनों का डिफरेंस है ये। डेल्टा वाई का मान है y2 माइनस y1, और टाइम का इंटरवल, कितने टाइम इंटरवल में x2 माइनस x1 डिस्प्लेसमेंट हुआ। और इंस्टेंटेनियस डिटरमाइन करना हो तो उसका डिफरेंशिएशन कर दो t के रेस्पेक्ट में, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ v, तो ये क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ समथिंग, ये v।
तो इसका मान क्या होगा, पहले वाले का स्क्वायर दूसरे वाले का स्क्वायर, यानी कि Vx का स्क्वायर प्लस Vy का स्क्वायर। ये भी पता रहना चाहिए। इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको ऊपर वाले को, जस्ट इसके ऊपर वाले को Vx i कैप प्लस Vy j कैप लिख सकते हो। ये भी इसी में शामिल कर दो से। Vx का मान भी dx अपॉन dt होता है और एवरेज के रेस्पेक्ट में डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी होता है। Vy का मान dy अपॉन dt इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में, तात्क्षणिक वेग में, तो ये मान औसत वेग में डेल्टा y अपॉन डेल्टा टी होता है। ठीक है, ये उतार लो सारा। नेक्स्ट, इसके बाद एक्सीलरेशन, वो भी आपको पता है एक्सीलरेशन का कैसे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सीलरेशन जिसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, त्वरण, तो वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाएगी भाई, त्वरण कहलाएगी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सीलरेशन इज कॉल्ड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सीलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन ए इज इक्वल टू हो जाएगा dv अपॉन dt। अब v का मान क्या है, ये भी दो स्थितियों में एवरेज भी होता है, ये भी आप डायरेक्ट लिखो ना। तो इसका मान क्या है, dr अपॉन dt, यानी कि d2r अपॉन dt स्क्वायर, ये एक्सीलरेशन कहलाएगा। जो डिस्प्लेसमेंट है या जो पोजीशन वेक्टर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है उसका 2 बार डिफरेंशिएशन कर दो, 2 बार उसका अवकलन कर दो, ये वैल्यू आ जाएगी। और देखो इसको, एक्सीलरेशन ए का जो मान है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, द्विविमीय गति की बात चल रही है इसलिए एक्स वाई लिया है, वरना जेड भी ले सकते हो आप। इसमें कोई वो वाली बात नहीं है कि आपने एक्स ही क्यों लिया। ये भी सही है, ये भी घटक का एक वियोजन हो गया। इसको क्या बोलेंगे, ए एक्स आई कैप प्लस इसको क्या बोलेंगे, ए वाई जे कैप। तो ये हो गया सदिशों का वियोजन। आप अगर औसत के रूप में निकालो, औसत त्वरण, एवरेज एक्सीलरेशन, तो ए बराबर होगा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, यानी कि v2 माइनस v1 बट्टा t2 माइनस t1। तो आगे इसके क्वेश्चंस देखते हैं, न्यूमेरिकल, किस प्रकार के न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे। फिर अपन लोग बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन की, प्रक्षेप्य गति के बारे में। ठीक है, आज का क्वेश्चन देखो अपन। क्वेश्चन क्या है, द कंपोनेंट ऑफ पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल एट टाइम t समय पर किसी कण के स्थिति सदिश जो है या स्थिति जो है x अक्ष और y अक्ष के रिलेटिव, x अक्ष के रिलेटिव तो है 2t प्लस 1 और y अक्ष की दिशा में है 2t प्लस 2 मीटर। तो पहला क्या पूछा है इसने, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। अपने को विस्थापन ज्ञात करना है, औसत वेग ज्ञात करना है। किस टाइम में, t1 का मान इसने 0 बताया, t2 का मान इसने 2 बताया है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल एट टाइम t बराबर 2 सेकेंड। तो t बराबर 2 सेकेंड पर तात्क्षणिक वेग और तात्क्षणिक त्वरण भी ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन कैसा होगा इसका,
आपको दिया गया क्या है, पहले तो x दिशा में स्थिति, पोजीशन इन x डायरेक्शन, पोजीशन इन x एक्सिस या x डायरेक्शन, एक ही बात। कितनी दे रखी है, x का मान 2t+1, ठीक है। और y दिशा में इसका मान क्या दे रखा है, इन y डायरेक्शन, y इज इक्वल टू है 2t+2 मीटर, ये सब मीटर में दिए हुए हैं, इन y डायरेक्शन। अपन कह देंगे कि पोजीशन वेक्टर r, तो पोजीशन वेक्टर r क्या हो जाएगा, स्थिति सदिश r का सूत्र अब क्या बन जाएगा, xi कैप प्लस yj कैप। देखो आप लोग, इसी प्रकार अपन कह सकते हैं पोजीशन वेक्टर r, x का मान कितना है 2t+1 इंटू आई कैप प्लस 2t+2 इंटू जे कैप। ये आपके पास क्या आ गया, r आ गया। अब अपन कह देंगे t1 टाइम पर जो r का मान था, आपने डायग्राम में सीखा था ना ये, कि t1 टाइम पर r का मान जो था r1, और t2 टाइम पर ये पॉइंट यहाँ चला जाता है तो वो था r2। ये कौन से टाइम पे था, t1। अपने पास t1 का मान क्या है 0, t2 का मान क्या है 2, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन आ जाएगी अब, एट t बराबर 0, t बराबर 0 समय पर r1 हो जाएगा r की जगह। तो जैसे जहाँ t है उसकी जगह 0 रखो, तो ये 0 रखा तो केवल i कैप बच गया, यहाँ 0 रखा तो 2j कैप बच गया, तो आंसर आ गया i कैप प्लस 2j कैप। ये t बराबर 0 टाइम पर है, ठीक है। उतारो। इसके बाद एट t बराबर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड पर, तो r का मान हो जाएगा r2। तो जैसे ही आप t की जगह 2 रखते हो तो 2 इंटू 2, यहाँ देखो 2 इंटू 2 बराबर हो गए 4 प्लस 1 आई कैप प्लस 2 इंटू 2 कितने हो गए 4 प्लस 2 कितने हो गए 6 जे कैप। ये कितने आ गए 5, तो 5 आई कैप प्लस 6 जे कैप। ये किसका मान आ गया, R2 का मान आ गया। राइट डाउन, लिखिए। अब अपने क्या डिटरमाइन करना है, डेल्टा R का मान डिटरमाइन करना है पहले तो, और डेल्टा T का मान डिटरमाइन करना है। कैसे आएगा देखो, अब कह देंगे समय अंतराल आपको पता है डेल्टा T होता है, जिसका मान T2 माइनस T1। T2 कितना है 2, T1 कितना है 0। अपने को प्रथम समय कौन सा दिया गया, फर्स्ट, t बराबर 0, तो T1 का मान, T2 यानी अंतिम समय क्या है 2 सेकेंड, तो अंतिम माइनस प्रारंभिक, इतना सेकंड आ गया। किसका मान आया, डेल्टा T का। इसी प्रकार विस्थापन और देखो, डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है टाइम इंटरवल, ये क्या है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट में डेल्टा R इज इक्वल टू होता है R2 माइनस R1। R2 का मान ये पड़ा, ये R2 का मान, R1 का मान ये रहा, इसीलिए मैंने इसको मिटाया नहीं था।
सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों को, तो R2 का मान कितना है 5i कैप प्लस 6j कैप माइनस i कैप प्लस 2j कैप। ये अकेला i कैप 5 में से घटेगा, इस 5 में से i कैप घटेगा तो कितना आएगा सब्ट्रैक्ट होने पर 4i कैप, और 2 इस 6 में से सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना हो जाएगा वापस 4j कैप। कहने का मतलब डेल्टा आर का मान ये आ गया। डेल्टा टी आपके सामने ये पड़ा, ये डेल्टा टी है बच्चों, ये डेल्टा आर है। तब औसत वेग ज्ञात करने में दिक्कत क्या है, इसने क्या पूछा है एवरेज, पहले डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो ये डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब पूछा है इसने एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का सिंपल सा सूत्र है v बराबर डेल्टा आर बटा डेल्टा टी। तो औसत वेग एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी v इज इक्वल टू डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा आर का मान क्या है 4i कैप प्लस 4j कैप अपॉन डेल्टा टी का मान क्या है 2, क्या आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड। एवरेज वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी याद रखें। अरे डेल्टा टी का मान तो 2 है, 2 है यहाँ रखा है, डेल्टा आर का मान ये है यहाँ रखा है, ठीक है। यस नाउ देखो आगे क्या होना चाहिए, 2 का भाग लगा दो भाई सब में, तो v इज इक्वल टू आ गया 2i कैप प्लस 2j कैप मीटर प्रति सेकंड। तो ये हो गया औसत वेग। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है इसने, देखो 2 नंबर पॉइंट, ये 1 नंबर बताया था इसने। 2 नंबर पूछा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तात्क्षणिक वेग। तो आपको पता होना चाहिए तात्क्षणिक वेग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी INSTANTANEOUS इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में आपको पता है कि dr अपॉन dt होता है। r का मान अभी डिटरमाइन कर रखा था अपन ने। चलो लिखते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मान भी लिखते हैं। इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन भी डिटरमाइन करना, वो भी t बराबर 2 सेकंड पर। तो सिंपल सा r का डिफरेंशिएशन कर दो भाई। r का डिफरेंशिएशन करने के बाद जो मान आएगा उसकी जगह t की जगह 2 सेकंड रख दो। तो v इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी। r का मान अपने पास क्या था, r का मान बच्चों अपने पास था, अभी डिटरमाइन किया है 2t प्लस 1 i कैप प्लस 2t प्लस 2, तो 2t प्लस 1 i कैप प्लस 2t प्लस 2 j कैप, यही तो मान है। अब i कैप वाला सब मैंने पास में रखने के बाद फाइनल आंसर मेरे पास ये बना था 2, तो ये मान आ गया। पहले डिफरेंशिएशन इसका करो, फिर इसका, फिर इसका और फिर इसका। 2t प्लस 1 i कैप प्लस डिफरेंशिएशन 2t प्लस 2 j कैप, अलग अलग कर दो इनका और क्या। एक प्रकार से देखें तो ये dx अपॉन dt है, यानी vx का मान है। ये dy का मान था तो dy अपॉन dt, ये vy का मान है। तो आंसर क्या आया, आंसर आ गया। अब इसका भी डिफरेंशिएशन अलग अलग करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट करो ना। ये केवल बच गया 2i कैप, इस एक का तो 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन।
अगर डिफरेंशिएशन नहीं करना आ रहा हो तो फिर इसको अलग कर दो। देखो इसको पॉइंट को अंदर ले जाओ, डिफरेंशिएशन 2t इंटू आई कैप। आई कैप का तो कोई डिफरेंशिएशन होगा ही नहीं, जो मान है उसके साथ आई कैप को गुणा कर देना। डिफरेंशिएशन 1 आई कैप प्लस डिफरेंशिएशन 2t जे कैप प्लस डिफरेंशिएशन 2 जे कैप। आपको पता है इसका मान और इसका मान तो जीरो हो गया, क्यों? इनके मल्टीप्लाई में कोई t नहीं है, t का मान जीरो है। डिफरेंशिएशन का नियम होता है कि अगर आपके पास में t की पावर n होती तो n t की पावर n माइनस 1 उसका मान हो जाता। चूँकि यहाँ इनके कोरेस्पॉन्ड में कोई t नहीं है, अगर आप इसका t मान के भी चलो तो t की पावर 0 रहेगी। यहाँ t की पावर 0 का मतलब 1। अगर इसका डिफरेंशिएशन करो तो 0 इंटू टी माइनस 0 माइनस 1, तो 0 से किसी को मल्टीप्लाई करो क्या होगा? 0। इसलिए इसका भी मान 0 और इसका भी मान 0 होगा। ये डिफरेंशिएशन के पोर्शन में मैंने सिखाया है। तो अब स्पीड बन जानी चाहिए थोड़ी तुम लोगों की। ये मान कितना आ गया? 2i कैप प्लस 0 प्लस 2j कैप प्लस 0। फाइनल आंसर आ गया 2i कैप प्लस 2j कैप। ये मान आ गया मेरे पास v का। अब इसमें तो t का मान कहीं रख ही नहीं सकते क्योंकि t बचा ही नहीं है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मान यही रहेगा। अगर t नहीं आए तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट अपने पास वैल्यू आएगी। देखो आपको अगर ये लिखना पड़े कि t बराबर 2 सेकंड पर, तो यही आ जाएगा वापस, क्यों? इसमें t है ही नहीं कहीं पर। मल्टीप्लाई में अगर t होता तो उसकी जगह 2 जरूर रखते। तो एट t बराबर 2 सेकंड पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाएगी? v बराबर वापस यही आ जाएगी। ठीक है। अगर इसके मल्टीप्लाई में कहीं 2 के मल्टीप्लाई में t का स्क्वायर होता, t होता, तो उसकी जगह t का मान 2 जरूर रखते। ठीक है। ये आ गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसका भी मैग्नीट्यूड और निकालना पड़ जाए आपको, तो मैग्नीट्यूड ऑफ v वो आपको पता होना चाहिए। आई कैप के मल्टीप्लाई में जो मान होता है वो vx है, ये जो मान है वो vy है। तो vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर। आपको ये भी पता रहना चाहिए कि vx का मान इसमें कितना है? 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस ये भी 2 का स्क्वायर। टोटल आ गया 4 प्लस 4 8, अंडरूट 8 मीटर प्रति सेकंड। ये इसका मैग्नीट्यूड है, किसका? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। ठीक है। अब आ जाएगा इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। या तो जो v का मान आया है उसका डिफरेंशिएशन कर दो। ठीक है। ये सामने दिख रहा है कि v का मान अपने पास कहीं पर भी t का कंपोनेंट नहीं आया था, तो नाउ इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, तात्क्षणिक त्वरण। तात्क्षणिक त्वरण के अंदर a इज इक्वल टू होगा dv अपॉन dt। और ये भी पता रहना चाहिए कि v का मान क्या था? 2i कैप प्लस 2j कैप था। तो ये सब का मान 0 हो गया भाई साहब। ये लो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन का मान तो क्या आ गया? 0 आ गया। तो इस प्रकार का क्वेश्चन अपने पास आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में इसने पोजीशन वेक्टर दे रखा है, स्थिति सदिश का मान दिया है कि किसी कण का स्थिति सदिश। प्रश्न में क्या हो गया कि किसी कण का स्थिति सदिश r का जो मान है, पोजीशन वेक्टर r का जो मान है वो है 3t i कैप प्लस 2t स्क्वायर j कैप प्लस 5k कैप। 2t स्क्वायर j कैप है, याद रखें, और 5k कैप। ये है स्थिति सदिश। तो ज्ञात क्या करना है? वेलोसिटी यानी वेग और त्वरण। फाइंड द वेक्टर v का मतलब हो गया वेलोसिटी, वेग और त्वरण a। दूसरा ज्ञात करना है कि वेग का परिमाण क्या है,
2 नंबर में क्या है, वेग का परिमाण व उसकी दिशा ज्ञात करो समय t बराबर 1 सेकंड पर। ठीक है, t बराबर 1 सेकंड पर। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन किसका भाई, वेलोसिटी का। तो क्वेश्चन सिंपल सा है, सॉल्यूशन देखो, r का मान दे रखा है, कितना है 3t i कैप प्लस 2t स्क्वायर j कैप प्लस 5k कैप। क्या चाहिए, v का मान क्या होगा, dr/dt। डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t यानी टाइम, तो 3t i कैप प्लस 2t स्क्वायर j कैप प्लस 5k कैप। आपको पता है इस 5k वाले का मान तो 0 हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन में। क्यों, क्योंकि इसके मल्टीप्लाई में t नहीं है, वेरिएबल क्वांटिटी नहीं होने के कारण। t का डिफ्रेंशिएशन, 3t का डिफ्रेंशिएशन केवल t i कैप, 2t स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में आ गया तो 4t j कैप। तो आंसर आ गया 3i कैप प्लस, देखो इस t गायब हो गया, 2t स्क्वायर का क्या हो गया 4t j कैप, अब प्लस 0। आंसर क्या आ गया 3i कैप प्लस 4t j कैप। किसका मान है, v का। और एसिलरेशन a इज इक्वल टू हो गया dv/dt, डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू वेलोसिटी, विद रेस्पेक्ट टू t ऑफ वेलोसिटी, तो 3i कैप प्लस 4j कैप, 4j के मल्टीप्लाई में t भी है, यही तो इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट का तो 0 ही हो गया क्योंकि t नहीं है इसके मल्टीप्लाई में, तो इसका होगा डिफ्रेंशिएशन 4t j कैप। t का वापस क्या हो गया, पावर 0। तो आंसर a क्या आ गया 4j कैप, केवल 4j कैप। ये t की पावर 0 होने से ये मान 1 हो गया, तो आप लिख दो 4j कैप। तो ये एसिलरेशन आ गया और ये आ गया वेलोसिटी का मान। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब इसने क्या पूछा था, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो 2 नंबर पॉइंट क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का। किस समय पर भाई, t बराबर, तो अब आ जाएगा मैग्नीट्यूड पहले, मैग्नीट्यूड v बराबर क्या आना चाहिए, देखो v का मान, अभी अपने पास v का वैल्यू जो आ रखा था वो आ रखी थी 3i कैप प्लस 4j कैप, और मैग्नीट्यूड में अपने पास t बराबर पहले क्या रखना है, v का मान अपने पास था 3i कैप प्लस 4t j कैप। ठीक है, अब अपन कह देंगे इसके बाद एट t बराबर 1 सेकंड पर, तो v का मान हो जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप। ये t की जगह 1 रखते ही वापस ये मान बन गया। अब आ जाएगा मैग्नीट्यूड, परिमाप किसका भाई, वेग का। वेग का परिमाप v बराबर पहले वाले का स्क्वायर यानी i कैप के जो मल्टीप्लाई में उसका स्क्वायर प्लस j कैप के मल्टीप्लाई में उसका स्क्वायर, तो 9 प्लस 16 25 और 25 का हो गया 5। तो मैग्नीट्यूड तो आ गया इसका 5 मीटर पर सेकेंड। अब इसी प्रकार एसिलरेशन का अगर डिटरमाइन करना हो तो कर सकते हो, वरना आवश्यकता भी नहीं है। अब पूछा इसने डायरेक्शन, तो देखो दिशा किसकी भाई, वेग की, तो आ जाएगा tan थीटा बराबर vy/vx। क्या वैल्यू आएगी, vy/vx। vy का मान समझ रहे हो आप, 3 है, 4, vy का मान क्या है 4, ये vy का मान है, 3 का मान क्या है vx। तो tan थीटा बराबर vy का मान है 4 और ये हो गया 3, तो विच इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3।
आगे एंगल अगर नहीं डिटरमाइन कर पाओ तो कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। वैसे ये 53 डिग्री का मान होता है, थीटा बराबर 53 डिग्री। ठीक है, ये आपको टेबल सिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेन थीटा और कोस थीटा और साइन थीटा की टेबल कैसे डिटरमाइन करते हैं उसका दिखाएंगे आपको। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन फिर से। तो इस प्रकार के अपने क्वेश्चंस आएंगे बच्चों। ये 2 क्वेश्चंस मैंने किए हैं वेलोसिटी से रिलेटेड और एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड या इसके कंपोनेंट के रूप में क्वेश्चंस किए हैं।